प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम और साथ में कुंडली विश्लेषण का ये आज का विषय, जिसमें मैं सबसे पहले आपका ध्यान मीन राशि अगर जन्म कुंडली के लग्न में बनी हो, अर्थात किसी जातक के जन्म के समय पे पूरब दिशा में अगर मीन राशि का उदय होता हो, पूरब दिशा ये है, अगर मीन राशि का उदय होता हो तो उसके फलकथन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मीन लग्न की अगर कुंडली बनेगी तो सामान्य है कि यहाँ मंगलदेव द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और नवम भाव के भी स्वामी होते हैं। द्वितीयेश होकर के नवम भाव के स्वामी होने के कारण मारक भाव के स्वामी के साथ भाग्येश होंगे और जन्म कुंडली में अगर लग्न में बैठेंगे, केंद्र में बैठेंगे, तब वो जातक के लिए शुद्ध परिणाम देने वाले बनेंगे। अन्यथा अगर वो इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य भाव में बैठेंगे, जैसे अष्टम, 12, तीसरे, छठे, एकादशवें आदि में, तो वो कई बार पापी परिणाम देने वाले होंगे। मीन लग्न की कुंडली के लिए ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी, क्योंकि द्वितीय भाव मारक भाव होता है। मीन लग्न के जातकों का स्वभाव या स्वभावगत उनका नेचर कैसा होता है, प्रवृत्ति उनकी होती है, वो असंतोषी प्रवृत्ति के नहीं होते। बहुत छोटे लक्ष्यों वाले, कला प्रिय, कला को समझने वाले और अधिक परिवार वाले, जिसमें परिवार में बहुत सदस्य हों। इतना ही नहीं, दार्शनिकता बहुत ही ऊंचे लेवल की होती है, उच्च दार्शनिकता, जिसमें वो कोई इनको कुछ कह भी देता है तो वो उस पर दोबारा प्रश्न चिन्ह लगाने नहीं जाते, या हो सकता है कि इनके दिमाग में उसको उत्तर देने के बारे में कोई विचार ना आता हो, मतलब रिएक्ट नहीं करते। दार्शनिकता अच्छी होती है और सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त होते हैं, पर इनका सिद्धांत किसी दूसरे को प्रभावित और परेशान करने वाला नहीं होता है। जैसे धनु लग्न वाले कभी कभी अपना, जब गुरु की ही राशि बनी अगर लग्न में, तो गुरु की जो दूसरी राशि है धनु राशि, तो धनु लग्न वाले कभी कभी अपने हिसाब से सामने वाले को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, पर मीन वाले ऐसा नहीं करते। मीन वाले तरल स्वभाव के होते हैं, तुरंत ही उनके ऊपर से भावावेश बदल जाता है, भाव का प्रभाव बदल जाता है। स्त्री संततियों के मालिक ज़्यादा होते हैं, ऊंची दार्शनिकता, बहुत ज़्यादा झोल झमेल में रहने वाले नहीं होते। ये खुद पैसा इकट्ठा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों से कभी भी इच्छा ये नहीं रखते कि वो सामने वाला मेरे किसी काम आ जाए। उनका जो भी विश्वास होता है वो स्वयं पे होता है, ये अच्छी बात है। उसके बाद कला को समझने वाले होते हैं। व्यवसाय पक्ष में अगर देखते हैं तो मीन लग्न के जो लोग होते हैं वो जल से संबंधित, चूंकि ये राशि है, जल तत्व की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की गौण राशि है, तो जल से संबंधित व्यापार करते इन्हें देखा गया है। इन्हें पढ़ाते हुए भी देखा गया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते देखा गया है, पेट्रोलियम में काम करते देखा गया है। दूध, जल, घी, शहद, बहने वाली चीजें, है ना, समुद्र पार जाना, समुद्र में रहकर नौकरी करना, है ना, जैसे नेवी वगैरह का काम, इस तरीके का होता है। मीन लग्न में ना वो स्वयं रिक्शा ढूंढेंगे, स्वयं पैसा भी देंगे और दूसरे को बिठाएंगे, स्वयं पैदल चलेंगे। ऐसा मतलब इनका कोई शत्रु नहीं होता, अजात शत्रु कई बार इन्हें आप कह सकते हैं। इनका स्वभाव बड़ा ही शांत होता है और आर्थिक पक्ष इनका बहुत ज़्यादा वैभवशाली होता है, ऐसा नहीं है। ये इनकी आवश्यकता सारी पूर्ति होती जाती है, पर बहुत ज़्यादा धनवान नहीं होते। काम अटकेगा नहीं, पर बहुत ज़्यादा धनवान न तो इच्छा है होने की और न तो इनके पास वैसा होता है। अब रेयरली दो तीन चीज़ें ऐसी बन जाती हैं, जैसे अगर कुंडली में बहुत सारा धन योग बन रहा हो तो मीन लग्न के लोग भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं। पर एक अगर प्रवृत्ति की बात करें तो ऐसे मीन लग्न का स्वभाव ऐसा होता है, उनके पास धन की स्थिति ऐसी रहती है। इसके बाद इनको स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष समस्या नहीं होती है। इनको गर्मी वाली चीज़ें बहुत जल्दी सूट नहीं करती हैं, क्योंकि जल तत्व से प्रधान युक्त होने के कारण, जल तत्व की प्रधानता होने के कारण इनको ताप संताप की बीमारी प्रायः ज़्यादा लग जाती है। मेष राशि या वृष राशि, अगर यहाँ पे वृष राशि के चंद्रमा है तो इस अवस्था में कई बार व्यक्ति को ताप संताप की बीमारी लगती है। चिरचीटे की जड़ इनके बहुत सारी समस्या का कई बार हल हो जाता है। चिरचीटे की जड़ गले में धारण करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, ब्रह्मदेव की पूजा करनी चाहिए। जेठ महीने में पुष्कर क्षेत्र में जाकर एकादशी करना चाहिए, शुक्ल पक्ष वाला।
और पूरा एक दिन रात वहां निवास करना चाहिए। पितरों का तर्पण वहीं जाकर के करना चाहिए। जेठ माह अभी आने वाला भी है। तो ये सब चीज़ें, चिरचीटे की जड़ हो गया, गले में धारण कर लिए। उसके बाद जल से संबंधित व्यापार कर लिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये राशि जो बनी है वो मीन राशि द्विस्वाभाविक राशि है। 3, 6, 9 और 12 ये राशियां जो हैं वो गुरु और बुध से प्रभावित हैं। नैसर्गिक रूप से ये दोनों ग्रह शुभ ग्रह होते हैं। तो मीन लग्न, धनु लग्न, कन्या लग्न और मिथुन लग्न की जो कुंडलियां होती हैं उसमें सप्तम भाव बाधक भाव होता है। और इस अवस्था के कारण कि सप्तम भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठेगा तो वो ग्रह इस कुंडली के लिए बाधक हो जाएगा। बाधकेश कौन हुए? इस कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बुध। लेकिन वो बाधक तब बनेंगे जब वो सप्तम भाव में बैठे हों। अगर वो सप्तम भाव में नहीं बैठे हैं या अगर वहां पे कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो वो ग्रह या वो भाव किसी के भी प्रभाव से मुक्त होगा और वो बाधा उपस्थित नहीं करेगा। राहु भाग्य भाव में अगर किसी भी तरीके से बैठे हों तो ये आपके प्रभाव की वृद्धि करने वाले होते हैं। पर सामान्यतः अब मैं यहाँ से, ये तो एक ऐसा सेशन था जो सबके लिए उपयोगी था। किसी भी स्थिति में इतना तो सबको जानना चाहिए। अब आइए यहाँ से इनकी कुंडली के आरंभ में आपको लेके आता हूँ और इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। पंचांग की जब बात होगी तो जन्म हुआ है चैत्र माह में, क्योंकि सूर्य जन्म कुंडली में बैठे हैं मेष राशि में। चैत्र माह में सूर्य होते हैं मेष राशि में। मेष राशि के सूर्य उच्च के होते हैं जो व्यक्ति को थोड़ी बहुत चिंताओं से ग्रसित रखते हैं, ये सामान्य बात है। उसके बाद उत्तरायण में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं जैसे शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा, ये सारे ग्रह बली होते हैं और इनके बलवान होने का एक शुद्ध परिणाम यह होगा कि जातक का जीवन सकारात्मक होगा। गुरुवार को जन्मे हैं तो गंभीर नेचर, और जरा ध्यान से देखें तो वारेश भी लग्नेश ही होते हैं। वारेश गुरु हुए, लग्न के स्वामी भी गुरु हुए। इस वजह से कुंडली जो है वो गुरु के नियंत्रण में है। और उतना ही नहीं, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं जिसपे ब्रह्मदेव का असर होता है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति गंभीर मानसिकता का होगा। तर्क वितर्क करने में ज्यादा तर्क वितर्क करने में ज्यादा अपने आप को दिलचस्प नहीं लेता है, दिलचस्पी नहीं रखता है। वो निर्णय सुनाने में दिलचस्पी उसकी ज्यादा होती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इस अवस्था में कई बार व्यक्ति का जो धन होता है वो प्राइवेट सेक्टर से या तो स्वयं के कारोबार से आते देखा जाता है। यहाँ मन मस्तिष्क कभी कभी चिंताओं से ग्रसित होते हैं। उसका दूसरा कारण होगा जन्म कुंडली के धन भाव में बैठे उच्च के सूर्य। सौभाग्यशाली हैं वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के कारण व्यक्ति का जो जीवन है वो रजस तत्व के प्रभाव या उसके आसपास होता हुआ निकलेगा। मतलब वैश्य वर्ण और मनुष्य गण का प्रभाव व्यक्ति को राजसिक सुखों वाला बना देता है। मीन लग्न की कुंडली में लग्नेश का भाग्य में बैठना अच्छा होता, चतुर्थ में बैठना भी अच्छा होता, दशम में बैठना, केंद्र या त्रिकोण में बैठना, लाभ में भी बैठ जाते परिवर्तन के साथ तो अच्छे होते। लेकिन यहाँ तुला में बैठे हैं, शुक्र की राशि बनी है और वो शुक्र उन्हें देख रहे हैं। गुरु और सूर्य का परस्पर संबंध है। मीन लग्न की कुंडली में एक पक्ष और भी होगा जो आपको समझना होगा कि अगर लग्नेश जन्म कुंडली के अष्टम स्थान में बैठ रहे हैं तो आपको उसका परीक्षण नवांश और दशमांशा चक्र में भी करना होगा। तो नवांश चक्र में गुरु छठे भाव में है लेकिन अपनी राशि में है। दशमांशा चक्र में वो गुरु अपनी राशि की यात्रा कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि ग्रह प्रोग्रेसिव है और वो एक अच्छी स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश में है और उसमें वो सफल भी हो रहा है। इस आधार पर देवगुरु बृहस्पति की दशा जातक के पक्ष में काम करेगी। उसके रिसर्च को, उसके साइंटिफिक अपीयरेंस को, उसके ज्ञान को, उसकी गूढ़ता को, उसके स्वभाव में गंभीरता को, चिंतन को, रिसर्च को, डिप्लोमेसी को, नैतिकता को, एक्सपीरियंस को, सब तरीके से जातक के पक्ष में लाकर खड़ा करेगी। तो इतनी सारी बातें। उसके बाद लग्न में कौन बैठा? तो बुध और मंगल बैठे। बुध दशम स्थान के से केंद्र में बैठे हैं, सप्तम स्थान से केंद्र में, चतुर्थ स्थान से भी केंद्र में। केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र में बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं जो भाग्य के स्वामी हैं। अब जरा विचार करिए तो धन और चतुर्थ का संबंध लग्न से बना, धन और भाग्य का संबंध, चतुर्थ और भाग्य का संबंध लग्न से बना। इस वजह से व्यक्ति का जो इमोशनल व्यवहार होता है वो इमोशनल होता है, माता के जैसा, सबके प्रति ममत्व का भाव रखना। और
बातों में विश्वास न करना, काम में विश्वास ज्यादा करना। अब यहां मैं आपका ध्यान मंगल पे लेके आऊंगा। तो भाग्य भाव के स्वामी का लग्न में बैठना, यहां पे मंगल जो बनते हैं वो सप्तम के साथ साथ द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और बैठे हैं कहां? एकादशवें भाव में। जहां बैठे हैं वहां का स्वामी जन्म कुंडली में उच्च का है। नियंत्रक ग्रह अगर उच्च का हो तो ग्रह को बलवान बना देता है। तो मंगल यहाँ लग्न में मित्र की राशि में थे, यहाँ भी मित्र की राशि में है और यहाँ टोटल उच्च के हैं। इसका अर्थ होगा कि कुंडली भाग्यशाली और धार्मिक नैतिक तत्वों का पालन करने वाली साहसिक हो जाएगी। उसके बाद बुध दशमेश होकर के, सप्तमेश होकर के, चतुर्थेश होकर के, लग्नेश होकर के अगर ग्रह केंद्र में बैठा है तो संतुलित होकर के बुध वैसे भी शुक्रो 10 सहस्त्राणी बुद्धो 10 शतानि च, लग्न में बुध वैसे भी 1000 दोषों का समन कर देते हैं। और भाग्येश के साथ जब उनकी युति होगी तो 2 केंद्र या 2 त्रिकोण या 1 केंद्र और 1 त्रिकोण इन के स्वामी होकर के अगर लग्न में विराजमान होंगे तो कुंडली को बहुत ही मजबूत आगे बढ़ा देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये बात रही। अब मैं यहां से आपकी कुंडली के पंचांग का तो परिचय करा दिया, अब इस बात पे चिंतन कर लेते हैं कि कुंडली में कौन से ग्रह कितने डिग्री पे बैठे। सबसे पहले बात करेंगे मीन लग्न की कुंडली के लिए छठे भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, जो ग्रहों के राजा हैं और अधिपति होते हैं। नक्षत्र सब ग्रहों के अधिपति हैं, राजा है वो सामान्य बात है। सूर्य जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं 0 अंश पे, तो एक तरफा वो चिंता दे सकते हैं। उन पे शनि की दृष्टि है, गुरु का भी प्रभाव है, शुक्र के साथ बैठ करके वो विचारों में कंफ्यूजन पैदा करेंगे। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि कई बार गले में खराश और ताप संताप की बीमारी देगी, जबकि गुरु की दृष्टि उनके प्रभावों में बहुत मजबूती और सकारात्मक व्यवहार। मतलब शनि का अंतर सूर्य की महादशा में या सूर्य की महादशा में शनि का अंतर, शनि सूर्य जब एक साथ एक्टिव होंगे तो कई बार तीक्ष्णता, बुद्धि में कठोरता, गलत निर्णय, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति या रूड व्यवहार, रूडलीनेस जिसको कहते हैं, वो बढ़ेगा, जबकि गुरु उसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो चारित्रिक बल होगा वो गुरु के दृष्टि के कारण होगा। नौकरी भाव के स्वामी है धन भाव में बैठे हैं शुक्र के साथ, जो शुक्र अष्टम भाव के स्वामी है। इसका अर्थ होगा कि छठे और 8वें भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में बैठना कई बार ये कमजोर पक्ष का निर्धारण भी करेगा। और ये कमजोर पक्ष व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या, नेत्र से संबंधित समस्या, हार्मोन से संबंधित समस्या और कई बार आर्थिक रूप से जब कभी भी सूर्य एक्टिव होंगे तो छोटी मोटी परेशानी आर्थिक रूप से देने का काम करेंगे, या व्यक्ति का पैसा अटक जाए, किसी दूसरे को दे और वो पैसा वापस मिले नहीं। तो इस वजह से हमें यहाँ पे सावधान होना होगा। सूर्य की दृष्टि का बल बिल्कुल ही ना के बराबर होगा, मतलब वो देख करके भी नहीं देखेगा। लेकिन हाँ, गुरु का बल सूर्य को जरूर प्राप्त हो रहा है। यहाँ सूर्य और गुरु भले आमने सामने बैठे हैं पर देख गुरु रहे हैं, सूर्य नहीं रहे हैं। इस वजह से सूर्य नहीं देख रहे, गुरु की दृष्टि के कारण धन भाव पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति को भाग्यशाली, कार्मिक, पराक्रमी और सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त बनाएगी। चंद्रमा जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होकर के उच्च के बैठे हैं, नवांश में भी उच्च के हैं, दशमांशा में भी उच्च के हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली का यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, प्रेम, रिकॉग्निशन और सिंहासन, पूर्वजन्म बहुत अच्छा है। व्यक्ति ने पूर्वजन्म में सत्कर्म किए हैं, उसी सत्कर्म को वो पूरे पराक्रम के साथ, केतु के साथ अनुभव और धर्म के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। इसका अर्थ होगा कि पंचमेश जब उच्च के हों और पंचमेश ही जन्म कुंडली में आत्मकारक होते हों तो कुंडली का नौकरी पक्ष, धन पक्ष, पैतृक संपत्ति का पक्ष बहुत ही बलवान हो जाएगा। और इसी का अर्थ होगा कि जातक की कुंडली चंद्रमा की महादशा में अच्छा परिणाम करेगी, अंतरदशा में भी। उसी चंद्रमा में मंगल, बुध, यहाँ तक कि राहु भी कई बार चंद्रमा में बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे मंगल, चंद्रमा में शनि, गुरु, बहुत सारे ग्रह चंद्रमा की महादशा अंतरदशा में अच्छा परिणाम करेंगे। मंगलदेव जन्म चंद्रमा 13 अंश पे बैठे हैं तो उनका भी बल व्यक्ति को भाग्यशाली तो बनाएगा और पूर्वजों का आशीर्वाद भी रहेगा, क्योंकि पंचमेश होकर के नवम भाव को देख रहे हैं। ऊंची शिक्षा भी अच्छी होगी और व्यक्ति को संतति में थोड़ी बहुत कमजोरी दे सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव में केतु के साथ बैठे हैं, लेकिन फिर भी संतति के लिए केतु को बड़ा जिम्मेदार माना गया है। तो इस मामले में चंद्रमा और केतु का संयोग जातक के पक्ष में काम करेगा। उसके बाद मंगल देव की बात करेंगे तो मंगल बैठे हैं 6 अंश पे। इस कुंडली के भाग्येश हैं, लग्न में बैठकर चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति माता और पिता का बड़ा प्रेमी होता है, उनकी सेवा करने वाला, कई बार इकलौता भी होते देखा गया है। चतुर्थ स्थान पर उनकी दृष्टि, हालांकि तीसरे भाव में उच्च के चंद्रमा बैठे हैं तो भाई बहन का सुख भी मिल जाता है,
लेकिन चतुर्थ स्थान पे मंगल की दृष्टि व्यक्ति को इकलौतेपन का एहसास करा देती है, या कई बार व्यक्ति का जो पालन पोषण होता है वो इकलौते बच्चे के जैसा होता है। तो चतुर्थ स्थान पे भाग्येश होकर के देखेंगे तो माता पिता की सेवा व्यक्ति पूरी जिम्मेदारी से करता है। सप्तम स्थान पे उनकी दृष्टि, लग्न में बैठे हैं मंगल, यहाँ मंगल दोष से युक्त होगा, हालांकि अपनी राशि के बैठे हैं या मित्र की राशि में बैठे हैं, तात्कालिक मैत्री में वो शत्रुता में जा रहे हैं, इस वजह से मंगल यहाँ पे लग्न में बैठे हैं तो एग्रेशन देंगे, पर निगेटिव एग्रेशन भी दे सकते हैं। बुध को वो कई बार पीड़ित भी करेंगे। इस वजह से जो समझदारी है, तर्क बल है, जो हाजिर जवाबी है, वो कई बार मंगल और बुध के क्लैश के कारण और बुध के पीड़ित हो जाने के कारण परेशान भी हुआ, क्योंकि बुध के ऊपर राहु का भी प्रभाव है, मंगल के ऊपर राहु का भी प्रभाव है, और मंगल के और बुध के ठीक पीछे शनि बैठ करके कहीं ना कहीं उसको एक निगेटिव अप्रोच भी दे रहे हैं। पर मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे जाएगी तो व्यक्ति को शिक्षकीय गुणों से युक्त करेगी। बुधदेव जन्म कुंडली में 15 अंश पे बैठे हैं और ये बहुत अच्छे बैठे हैं। बुध लग्न में वैसे भी बहुत मजबूत परिणाम करते हैं। अपनी दशा काल में बुध यश मान पद प्रतिष्ठा देंगे। सप्तमेश होकर लग्न में बैठे हैं, व्यापारिक नेचर का बना देंगे। चतुर्थेश होकर के लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति का मन सुखी है, सुख वो ढूंढ लेता है और सुखी आत्मा का होता है। बुध का प्रभाव दृष्टि का बढ़िया काम करेगा। देवगुरु बृहस्पति भी जन्म कुंडली में 17 अंश पे वक्री हुए हैं तो कुछ परिणाम उनका सप्तम भाव की तरफ जाएगा, जो पेट का रोग दे सकता है, जैसे पीलिया, जॉन्डिस वगैरह जो होता है ना, और या कई बार कफ जनित बीमारियां, नाभि के नीचे का क्षेत्र परेशान होता है, इस तरीके की परेशानी देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं। उनकी दृष्टि का बल 12वें भाव में बैठे शनि पे व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाएगा। द्वितीय भाव में सूर्य और गुरु के कारण अनुभवी और सैद्धांतिक बनाएगा, जबकि चतुर्थ स्थान पे उनकी दृष्टि का बल जातक को कभी कभी माता पिता से मतभेद या पिता माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी दे सकता है। उसके बाद अगर शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र 22 अंश पे बैठे हैं, अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, आगे मैं चर्चा करूंगा, पर शुक्र का भी प्रभाव बहुत ही उत्तम पक्ष का निर्धारण कर रहा है। सप्तम भाव अपने 7वें भाव को देखेंगे, अपने से 7वें भाव को तो अपनी राशि को देखेंगे तो आयु अच्छी रहेगी और व्यवहार व्यक्ति का अनुभवी होता है, तो शुक्र का भी दृष्टि बल जो होगा वो काम करेगा। ये बात इतनी रही। शनिदेव जन्म कुंडली में डिग्री का बल उनके पास भी है, 14 अंश पे बैठे हैं। तीसरी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो कभी कभी धन को दिक्कत में लेके जाएंगे, हालांकि 12वें भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं तो न्याय फिर भी उनका बना रहेगा। गंभीरता, कभी कभी बड़ा कड़वा बोल जाना, ये भी एक प्रभाव जातक की कुंडली में देखने को मिलता है। उसके बाद शनि का जो प्रभाव है 7वीं दृष्टि का 6ठे भाव पे होगा, जो शत्रुओं से सुरक्षा करेगा। लेकिन जो 10वीं दृष्टि है वो भाग्य भाव पे जाएगी, जहां पे शनि और राहु का प्रभाव होगा तो कई बार भाग्य में संघर्ष, ऊंची शिक्षा में बाधाएं या मन मुताबिक एडमिशन न मिलना, ये भी कई बार देखने को मिलता है। तो ये ग्रह की दृष्टि का बल है। डिग्री में राहु और केतु 0 अंश पे हैं, उनका प्रभाव कमजोर रहेगा, लेकिन वो जहां बैठे हैं वहां का फल करेंगे। भाव अच्छा पकड़े हैं तो उन्हें गड़बड़ नहीं कहेंगे। 0 अंश 10 कला पे हैं और इस वजह से यहाँ पे राहु कम से कम व्यक्ति को धार्मिक बना देंगे, पर उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होंगे कि उनकी दशा काल में बहुत अच्छा परिणाम मिले। हाँ, ये बात जरूर है कि राहु जाते जाते आपको मार्ग जरूर देके जाएंगे, जो जातक के पक्ष में विवाह हो, संतान हो, भवन भूमि का सुख हो और घूमना फिरना हो, भाग्य का लाभ हो, ये सारी चीज़ें गुरु अपनी दशा काल में दे जाएंगे, क्योंकि उनके ठीक पीछे गुरु बैठे हैं ना। इस वजह से भाव के ठीक पीछे अगर गुरु बैठा है तो कम से कम वो उस भाव का सुख तो दे ही देता है। शुक्र के साथ अगर गुरु की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा है। गुरु का सूर्य का संबंध बहुत अच्छा है, गुरु से शनि का संबंध बहुत अच्छा है, चंद्रमा से शनि का संबंध बहुत अच्छा बन रहा है, चंद्रमा से मंगल का संबंध भी बहुत बढ़िया है। अगर आप चंद्रमा से खाली देखते हैं तो चंद्रमा से 6ठे भाव के गुरु व्यक्ति को एग्रेसिव बना देते हैं। चंद्रमा से 7वें स्थान के राहु केतु कई बार स्वास्थ्य में कमजोर करते हैं। चंद्रमा से 10वें स्थान के शनिदेव व्यक्ति को सरकारी पदों पे लेके जाते हैं। चंद्रमा से 11वें घर के मंगल प्रयोग करने वाला, प्रयोगधर्मी, और चंद्रमा से 11वें घर के बुध निर्णय लेने में मजबूती। चंद्रमा से 12वें घर के सूर्य कई बार बहुत अच्छे अच्छे राजयोग बने हैं, फिर भी चंद्रमा से 12वें घर में सूर्य के कारण वो राजयोग भंग हो जाता है। तो कभी कभी अगर जातक के जीवन में कुछ ऐसी परेशानी दिख रही है या काम बिगड़ रहे हैं तो वो इसी के कारण बिगड़ रहा है, क्योंकि चंद्रमा से ठीक 12वें घर में सूर्य बैठे हैं। चंद्रमा से 12वें घर के शुक्र व्यक्ति के दाम्पत्य को बचाने वाले और वैवाहिक सुरक्षा को प्रदान करने वाले होते हैं। तो ये आपकी कुंडली में विभिन्न ग्रहों से चंद्रमा का संबंध बता दिया। डिग्री की बात होगी, अब बात नक्षत्र की कर लेते हैं। अब बात नक्षत्र की कर लेते हैं। तो सूर्य बैठे हैं अश्विनी नक्षत्र में। मैंने बात कही थी उनकी दृष्टि का बल ना के बराबर है। द्वितीय भाव में बैठे हैं
तो कम संततियों का मालिक। हालांकि यहाँ पे जो मीन राशि का लग्न में बनना हुआ है वो कई बार बहुत अधिक संतति या बहुत अधिक परिवार वाला ऐसा है। लेकिन सूर्य अश्विनी नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को कला, वाणी से धन कमाने वाला, इतना ही नहीं कानून की जानकारी रखने वाला, और दूसरा यहाँ पे व्यक्ति गणनाओं को समझने वाला भी होता है। चंद्रमा जन्म कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, दूसरों की मदद करने वाला बनाएंगे और व्यक्ति यशस्वी होता है। जिस काम को भी छूता है उसमें उसे सफलता निश्चित रूप से मिलती है। थोड़ा जिद्दी होता है। मंगलदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, इस आधार पर उनके पास समझने सोचने की शक्ति अद्भुत होगी। परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति अपने दिनचर्या और रणनीति को सेट करने वाला होता है। तिकड़मी प्रवृत्ति का होता है, साहसी होता है। बुधदेव जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर उनके पास तकनीकी जानकारी अच्छी होती है, निपुण होता है, समस्या को समझने वाला होता है, ज्ञानी और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, कृतज्ञ होता है। अपनी दशाकाल में ये सारा ऐसा गुण देंगे। बुधदेव के बाद देवगुरु बृहस्पति स्वाति नक्षत्र में बैठकर थोड़े संघर्षों के साथ परिणाम प्राप्त कराएंगे। हालांकि यहाँ पर व्यक्ति दूरदर्शिता अच्छे तरीके से उसके पास स्वभाव में आ जाती है। शुक्रदेव जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे उसके पास धन, मान, प्रतिष्ठा, रिसर्च, ऊंची शिक्षा, ऊंचा पद आदि ये सारी चीजें जातक के जीवन में मिल जाती हैं। शनिदेव शतभिखा नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे जातक का न्यायिक पक्ष बड़ा ही अच्छा होते देखा जाता है। राहु विशाखा नक्षत्र में और गुरु स्वाति नक्षत्र में, ये दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में है, इस वजह से ना चाहते हुए भी कई बार इन्हें अच्छा और उत्तम परिणाम जातक को देना पड़ेगा। आयु अच्छी है क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव में भले बैठे हैं लेकिन अष्टमेश लग्न में भी तो अष्टमेश अष्टम को देख भी रहे हैं। अष्टमेश से शनि का संबंध है, तो इस वजह से यहाँ पे जातक का पक्ष आयु के मामले में बहुत अच्छा है। स्वभाव में थोड़ी उग्रता मंगल और बुध दे रहे हैं, चंचलता मंगल और बुध दे रहे हैं। क्रिएटिविटी, खेल के क्षेत्र में सफल होना, ऐसे क्षेत्रों में भी व्यक्ति की दिलचस्पी रहती है। उसके बाद वाणी पे हम थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, उसे और भी ज़्यादा शुद्ध बना सकते हैं। भोजन बिल्कुल ही मसालेदार और तीखा ना हो। मेहनत हम और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी कई बार व्यक्ति की कुंडली सफल होते दिखाई दे रही है। संपत्ति इकट्ठा करने को ये कुंडली आगे रहेगी, पर सामान्यतः अपने से ज़्यादा किसी दूसरे के नाम पे, परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर भी ये कुंडली संपत्ति इकट्ठा कर सकती है। वैसे इस कुंडली का ज्ञान, गुण, धर्म, यश, प्रतिष्ठा और सुख ये सब इस कुंडली में बने हुए हैं। नौकरी और व्यापार में पहले नंबर पे नौकरी, दूसरे नंबर पे व्यापार की कोशिश करनी चाहिए। प्राइवेट नौकरी के योग भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। उसके बाद रिसर्च पे हमें फोकस करने की आवश्यकता होगी। अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर और भाग्यशाली बनाने के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बजरंगबली की पूजा और चतुर्थी का व्रत, ये दोनों बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद इस कुंडली की सामाजिक छवि या सामाजिक प्रतिष्ठा जो होगी वो थोड़ी मेहनत करने के बाद प्राप्त होगी, परंतु गुरु की दशा पीछे बीतने वाली जितनी भी दशाएं हैं उन सब में अच्छी बीतेगी। यहाँ तो राहु भी अच्छे हैं, यहाँ शनि भी अच्छे हैं, यहाँ गुरु भी अच्छे हो रहे हैं। उसके बाद जन्म कुंडली में जो प्राप्त होना होता है वो मेहनत के बल पे प्राप्त होगा। व्यक्ति विदेश में भी सेटल हो सकता है परमानेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है दक्षिण और पूर्व दिशा में। विवाह के लिए ये कुंडली दक्षिण और पूर्व दिशा में। कर्क और वृश्चिक वालों से मैत्री अच्छी रहेगी। शत्रुता न करें वृष, तुला और मकर वालों से। व्यापारिक योग भी इस कुंडली में लगा हुआ है। व्यक्ति पैसा देने से पहले कभी भी किसी को थोड़ा बहुत विचार करे। नवमांश चक्र में लग्नेश का लग्न में मित्रस्थ मंगल, द्वितीय भाव में भाग्येश का बैठना, ये भी सामान्यतः अच्छी बात होगी। शनि स्वग्रही, गुरु स्वग्रही, उच्च के सूर्य, शुक्र स्वग्रही, भाग्येश का द्वितीय भाव में बैठना, और ये जो स्थिति नवमांश चक्र का जो बना हुआ है कुंडली में वो बहुत ही प्रॉस्पेरिटी दे रहा है, कुंडली को बहुत ही ज़्यादा चिरंतन सुख भी दे रहा है। नवमांश चक्र में लग्न कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश हैं, इस वजह से कई बार विवाह विलंब से भी होता है, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य और शुक्र एक कंफ्यूजन वाले स्टेट में लेके जा रहे हैं। मंगल का प्रभाव बुध को देख रहा है, मंगल का प्रभाव बुध के साथ था, मंगल का प्रभाव यहाँ भी बुध के साथ है। इस वजह से कई बार व्यक्ति को क्रिएटिविटी या क्रिएशन के क्षेत्र में भी काम करते देखा जाता है। दशमांशा चक्र में लग्नेश लग्न में उच्च के सूर्य यहाँ भी है, यहाँ भी सूर्य उच्च के थे, यहाँ भी सूर्य उच्च के थे, यहाँ भी चंद्रमा उच्च के थे, यहाँ भी चंद्रमा उच्च के ही हैं। नवमांश चक्र में जो चंद्रमा बने हैं उच्च के हैं, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ लिखना।
नौमांस में भी चंद्रमा उच्च के हैं वर्गोत्तम हो जाने से। सूर्य और चंद्रमा, अब ध्यान से समझिए कुंडली का सिद्धांत कि जन्म कुंडली में सारे ग्रह एक तरफा कमजोर हों और कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अगर बलवान होकर के वर्गोत्तम होकर के बैठे हों तो कुंडली गए घर में होते हुए भी आपके हाथ में सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब आप यहाँ पे सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता रखने वाले हो जाते हैं। और ये दोनों ही ग्रह अगर कुंडली में किसी भी लग्न की कुंडली के लिए बलवान बने बैठे हों तो आपको जरा भी चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद दशमांसा चक्र में शुक्र का बैठना वृश्चिक राशि में, जहां बैठे हैं उस भाव का स्वामी उच्च का है और जहां मंगल बैठे हैं वहां का स्वामी भी जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में। हालांकि यहां पे थोड़ी बहुत क्लेश की स्थिति बनेगी, लेकिन फिर भी गुरु, सूर्य, बुध, चंद्रमा, ये जो स्थिति दशमांसा चक्र में बनाए हैं वो काफी अच्छा है। दशमांसा चक्र में अच्छा ये है एक पक्ष कि गुरु का प्रभाव, सूर्य, बुध और चंद्रमा का प्रभाव, मंगल का प्रभाव बहुत ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पंचम भाव पे मंगल का प्रभाव भी है, गुरु का भी प्रभाव है। इस भाव से दशम स्थान सूर्य बुध का प्रभाव भी बढ़िया है। मीन लग्न की कुंडली के लिए नौकरी भाव के स्वामी धन में, नौकरी भाव के स्वामी धन में, नौकरी भाव के स्वामी नौकरी में। इस वजह से कुंडली का जो सरकारी पक्ष है या पिता का कारोबार को आगे बढ़ाने का पक्ष है वो बहुत मजबूत और ठीक बना हुआ है। आत्मकारक ग्रह इस कुंडली में जो बनेगा वो बना हुआ है आपकी कुंडली में 22 अंश पे शुक्र आत्मकारक है। जन्म कुंडली के अष्टमेश और तृतीयेश आत्मकारक हैं। नवांश चक्र में वो स्वग्रही होकर के कुंडली को और भी ज्यादा बलवान बना रहे हैं। यहां पर चंद्रमा उनकी ही राशि में बैठे, इस वजह से चंद्रमा पहले से वर्गोत्तम थे और आत्मकारक ग्रह की राशि में बैठ गए और भी ज्यादा बलवान हो गए। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र जो बैठे हैं वो मेष राशि में बैठे हैं, अष्टम भाव को देख रहे थे। मंगल जन्म कुंडली में लग्न में बैठे थे। यहां पर अष्टम भाव से चंद्रमा का संबंध है, यहां पर अष्टम भाव से चंद्रमा का संबंध है, क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश शुक्र पे दृष्टि डाल रहे हैं। यह अपने आप में एक महान राजयोग बन जाएगा। लग्न कुंडली में गुरु केंद्र में नहीं थे, लग्नेश होकर के अष्टम में बैठे थे, लेकिन जहां बैठे हैं उस भाव का स्वामी शुक्र उन्हें देख रहा है। नवांश चक्र में वो गुरु अपनी राशि में केंद्र से बाहर, दशमांसा चक्र में वापस अपने आप को रीगेन करके केंद्र में ला रहे हैं। इस वजह से कुंडली एक तरफा दशमांसा चक्र के लिए बहुत बलवान होती नजर आ रही है, जिसका पक्ष जातक के करियर में और उसकी सामाजिक सुख और प्रतिष्ठा में देखने को निश्चित रूप से मिल जाएगा। गुरु का रत्न पुखराज इस कुंडली में सदैव धारण किया जा सकता है। दशा के आधार पर भी ये रत्न आपको 100% बनेगा। दूसरा, ब्राह्मणों का आदर, गायों को हरा चरा, कुआं, तालाब, पोखरा, बावड़ी आदि का खनन, नदियों की सफाई, वृक्षारोपण पीपल का और साथ ही साथ सहतूत का पौधा लगाना, ये सब भी आपकी कुंडली में बनेगा। रत्न मैंने बता दिया गुरु का। दिन आपकी कुंडली के लिए मंगलवार और गुरुवार बहुत अच्छा रहे। विवाह करने के लिए भी दिशा मैंने बता दिया है। नक्षत्र के आधार पर रोहिणी नक्षत्र में दान करना सर्वोत्तम रहेगा। उसके बाद विदेश सेटल होना भी इस कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। कुंडली के आधार पे दशमांसा चक्र और नौमांसा मुझे ज्यादा खुश कर रहे हैं, भगवान की बात है, पर ये दोनों ही चक्र बहुत ही ज्यादा लग्न से ज्यादा अच्छे बने हैं, जिसका अर्थ होगा कि कुंडली में अगर नवांसा चक्र बना बढ़िया है, यहाँ पे शुक्र, यहाँ सूर्य, यहाँ शनि, यहाँ गुरु, यहाँ जो सारी स्थितियां बनी हुई हैं वो कुंडली को एक तरफा मजबूती और प्रमोशन दे रही हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। दिन मैंने बता दिया, नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र में दान करना होगा। इस कुंडली के आधार पर भरणी, उत्तरा भाद्रपद और साथ ही साथ पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, ये सब नक्षत्र भी किसी न किसी तरीके से काम करने के लिए बहुत आगे अग्रसर होंगे। विभिन्न ग्रह दशाओं में हमें किनका ध्यान रखना होगा स्वास्थ्य में, तो याद रखिएगा, मंगल की दशा में शनि या गुरु की दशा में शनि और मंगल जब कभी भी एक्टिव होंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकते हैं। उसके साथ राहु और केतु भी कई बार भुजाओं में दर्द, स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित समस्या और कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्या यहां भी देते नजर आ रहेंगे। लेकिन शुक्र, चंद्रमा, मंगल, शनि, ये चार ग्रह के साथ अगला पांचवां सूर्य, ये सब भवन, भूमि, वाहन से संबंधित सुखों की वृद्धि करेंगे। राहु, केतु, बुध और गुरु कई बार भवन, भूमि, वाहन से सुखों में कमजोरी देंगे या उसमें चोट चपेट की घटनाएं लग सकती हैं, इस वजह से सावधान रहें। भाग्य का विशेष बल आपको गुरु, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध इन दशाओं में देखने को ज्यादा मिलेगा। भाग्यशाली आपको चंद्रमा भी बना रहे हैं, जबकि शनि, केतु और राहु आपके भाग्य की कमजोरी देंगे। मतलब शनि की दशा में भाग्य का सहयोग थोड़ा कम हो सकता है। धन संपत्ति के मामले में बुध, शनि और सूर्य की दशा में से सूर्य की दशा धनवान बनाएगी, बुध और शनि की दशा थोड़ी कमजोर जा सकती है, जबकि इसके अतिरिक्त राहु, केतु, गुरु, मंगल, शुक्र और चंद्रमा सुख देने वाले ग्रह बनेंगे। माता और पिता में से पिता और माता दोनों ही पक्ष इस कुंडली का बलवान बना हुआ है। दोनों से प्रेम और एक अच्छी समझ
विकसित होते हुए दिखाई दे रही है। संतान का पक्ष इस कुंडली में 100% अच्छा है। हाँ, ये बात जरूर कहूंगा कि संतति का सुख आपकी कुंडली में आपसे दूर रहते हुए ही दिखाई दे रहा है। इतनी सारी बातें। अब मैं ग्रहों के बल के आधार पर बात करूं तो सूर्य को बलवान बनाना होगा, अर्घ देकर, गुरु दीक्षा से युक्त होकर, वक्त रहते विवाह करके। चंद्रमा के लिए नियमित दिनचर्या का पालन करें, वर्तमान को साधने की कोशिश करें। मंगल को और भी ज्यादा बलवान बना सकते हैं पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके और सुंदरकांड का पाठ करके। बुध और गुरु दोनों 100% आपके पक्ष में काम करेंगे। लग्न में बैठे बुध वैसे भी बहुत अच्छे मजबूत परिणाम करते हैं। शुक्रदेव और शनि, राहु और केतु में से शनिदेव इस कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, तो कभी कभी अपनी दशा काल में मजबूती से मारने का काम और मजबूती से आपके व्यवहार को रूखा बनाने का काम करेंगे। उस दशा काल में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे व्यवहार से किसी को तकलीफ ना हो। राहु और केतु अपनी दशा काल में कई बार बेवजह की चिंताएं दे सकते हैं क्योंकि ये 0% का परिणाम कर रहे हैं। हालांकि बैठे वो अच्छे भाव में हैं तो थोड़ी बहुत बात आपकी बच जाएगी। अगर वो जरा भी अष्टम भाव की तरफ खिसक जाते तो नुकसान ज़्यादा हो जाता, फिर उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता। ये आपकी बात हो गई। अब यहाँ से अगर मैं बात बता दूँ तो इतनी सारी बातें हैं। आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली में शुक्र नौमांश में बलवान, दशमांशा चक्र में भी वो लगभग ठीक बन रहे हैं। मैं उन्हें गड़बड़ नहीं कहूँगा क्योंकि गुरु का प्रभाव है। शनि जन्म कुंडली में माता और पिता दोनों से लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी दशा काल में गुरु में शनि, गुरु में सूर्य, गुरु में शुक्र, यहाँ तक कि गुरु में मंगल और बुध भी अच्छा परिणाम देते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब गुरु की दशा अच्छी जाएगी। जबकि गुरु में राहु कष्ट दे सकता है और गुरु में केतु भी कष्ट देने वाले ग्रह बनेंगे। क्लियर है? शनि की जो दशा होगी वो आपको एकांत में लेके जाएगी। उस समय आप अपनी जिम्मेदारी को जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। उस दशा काल में व्यक्ति एकांत में रहेगा और कई बार घर से दूर चला जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि उस समय परिवार से उसका स्नेह थोड़ा कम हो जाता है। पर ये नेचुरली है, उस समय अवस्था प्राप्त कर जाएंगे। और इस कुंडली का बुढ़ापा 100% बहुत अच्छा है। मृत्यु बहुत सुखद होगी, तड़फ करके व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। कफ बुढ़ापे में परेशान कर सकता है, हड्डियों का रोग भी शनि देते हैं। अवस्था के हिसाब से वो सामान्य बात है। क्लियर है? तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे एक नई कुंडली के साथ। कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए, शेयर भी करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।